जी जी, सही कहा आपने। 4 जून के बाद काफी फुर्सत रहेगी और जितनी मर्जी पिक्चरें देख लें, जितने मर्जी मुजरे देख लें, जो उनका शौक है तो पूरा कर लें, ऐसी कोई बात नहीं। एक उत्तराखंड से खबर थी काफी, अभी इस टाइम काफी सेंसेशनल खबर है कि वहां के कुछ 3 व्यक्ति हैं, अजय गुप्ता, अनिल गुप्ता, अतुल गुप्ता, अनिल गुप्ता, राजेश गुप्ता, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की सरकार को करोड़ों नहीं अरबों रैंड का चूना लगाया है। और वहां पे एक बिल्डर ने आत्महत्या का जो प्रयास किया था, उसके एक सुसाइड नोट में खबर निकल के आई है। और ये भाग गए हैं हिंदुस्तान से और दूसरे देश में गए हैं। उनके शायद एक्स्ट्राडिशन की अपील भी शायद कैंसिल हो चुकी है। ये डिटेल अब देखेंगे बाद में क्या निकल कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं हार है नहीं, कुछ। वोरा जी ऐसा नहीं है। ये जो बिल्डर थे बाबा सानी, मुझे मेरी बात हुई थी उनसे एक बार। वो 2 प्रोजेक्ट्स कर रहे थे और उनका 85% पार्टनर जो है ये गुप्ता बंधु जो थे वो थे उसमें। और उसमें हो ये रहा था कि वो पैसा इनको दे नहीं रहे थे। ये कहानी अभी निकल के आई है और उन्होंने जाके 8वें मंजिल से छलांग लगा दी और उनकी मृत्यु हो गई है। मगर जो दो अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता शायद हैं, उनकी गिरफ्तारी, मेरे ही घर के पास उनका घर है, वहां से उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। राजेश गुप्ता के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन अभी कहानी में कुछ ट्विस्ट तो आएगा, क्योंकि मुझे इतनी बात हजम नहीं हो रही है। बाबा साहनी को मतलब जिस तरह के वो व्यक्ति थे और बहुत कम उम्र में वो बहुत आगे बढ़ गए थे। और उनकी चर्चा बड़ी होती थी, कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी की बात हो तो वो सहानी बिल्डर्स से बात करिए ऐसे करके होता था। मगर ये था कि शायद ये दोनों लोग जो है उनको धमका रहे थे और कह रहे थे कि सारा का सारा जो है वो हमारे को दे दो, हमारे नाम कर दो, पूरी कंपनी हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दो। इस कारण से उन्होंने शायद आत्महत्या करी है, या ये जो कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी पॉकेट से जो सुसाइड नोट आया है वो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इन दोनों ने कहा कि हमारे बारे में जो लिखा मतलब नेट में ढूंढ लो कि हम क्या है। उन्होंने तो सरकार गिरा दी थी जेकब जुमा की। तो और उसके अलावा इनको जेड सिक्योरिटी दे रखी थी, पहले वाई सिक्योरिटी थी, फिर जेड सिक्योरिटी दे रखी थी। और उनके नोट में बकायदा बलबीर सोनी नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ उनकी बहुत करीबी बताई जा रही है। तो ये बहुत झालमेल सा हो रखा है, लेकिन ये कहानी है, भागे नहीं है वो, पकड़े गए जेल में। हाँ, लेकिन इस कहानी के बहुत सारे अंग हैं, पॉलिटिकल जो कनेक्शंस वो निकल कर आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार बदलेगी तो अंकिता भंडारी और ये केस एक उत्तराखंड के अंदर मुझे लगता है और बड़ी सेंसेशन लेके आएगा, क्योंकि फिर कम से कम न्याय होना चाहिए। जो कांग्रेस कहती है कि न्याय पत्र मतलब फिर न्याय होना चाहिए। सेंगर साहब, अब जो परिदृश्य निकल कर आ रहा है इस समय राजनीति का, उसको आप अपने चश्मे से किस रूप से देखते हैं? दिनेश जी नमस्कार। दिनेश जी, अभी बात हो रही थी कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी भाषा का स्तर काफ़ी गिरता जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भाषा का स्तर नहीं गिरा दिनेश जी, शायद जो जनता की भाषा का स्तर है, जो जनता की जो समझ का स्तर है, वो ऊँचा हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोदी जी की का स्तर नहीं गिरा। तो अभी बीजेपी की एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी और मैं एक चैनल में, आजकल मोदी जी बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ एक ये सवाल था कि आपकी भाषा पर लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष हाय तौबा कर रहा है। तो उनका, मेरी भाषा तो गाँव गली की है और ये जो शहर के लोग हैं और हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग हैं, उनकी ज़ाहिर है भाषा उनको दिक्कत होगी, उनको लगेगा कि मेरी भाषा खराब हो रही है। तो आप, मुझे लग रहा है कि ये भी देश को सोचना होगा कि शायद जनता का स्तर, भाषा का स्तर बढ़ गया है, मोदी जी का नहीं है। और मोदी जी आजकल तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने मुजरा की बात की और ये लग रहा है कि 6वें चरण का भी चुनाव जो है, जो फीडबैक है बीजेपी के शीर्ष नेताओं को, तो जो आखिरी चरण के चुनाव है इसमें वो कुछ भी करेंगे। हो सकता है कि मोदी जी अब कैबरे डांस की बात करने लगें, तो वो कुछ कर सकते हैं। और एक चैनल में तो मैंने ये भी सुना कि भाई गली छाप क्या होता है? लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री गली छाप भाषा बोलते हैं। तो बोले हाँ, मैं गली-गली में जाता हूँ, गरीबों के पास जाता हूँ, गरीब तो गलियों में रहते हैं।
गरीब तो महिलाओं में नहीं रहते हैं, गरीब चौड़ी सड़कों में नहीं रहते हैं। तो मैं तो संवाद करता हूँ उनकी भाषा में, उनके साथ दिक्कत है। उन्होंने राहुल गांधी को इंगित करते हुए कहा कि जो शहजादा है वो तो महलों में पला है, सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो वो क्या समझे दर्द, और वो क्या समझे गरीबों की भाषा। तो मोदी जी का एक एंगल ये भी है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि क्या वो मोदी जी ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो मोदी जी आजकल क्या है कि वो शर्म और बेशर्मी से ऊपर हो गए हैं। वो कुछ भी बोलते हैं और वो एक उनका अपना दर्शन है कि वो जो कुछ कर रहे हैं बड़ा है। अब मोदी जी के बारे में ये है कि जो चरण उनके चुनाव तो उनके हाथ से निकल गया है। उनके पास जो उनकी एजेंसियां हैं, आईबी वगैरह, उनका फीडबैक है। आईबी के कुछ अधिकारियों से मेरी भी बातचीत हुई, तो उनको भी लग रहा है कि स्थितियां काफी खराब हैं। और यहाँ तक कि ये भी होता है कि एनडीए की सरकार मिला जुला के भी न बन पाए। तो इसमें कैसे पलटा जाए, क्योंकि स्टेक बहुत बड़े हैं। मोदी जी और उनके लोग बगैर सत्ता के नहीं रह सकते हैं, ये उन्होंने दर्शा दिया है। और उनके पास उनके साथ जो बड़ी पूंजी है, तो मुझे लग रहा है मोदी जी से ज़्यादा बेचैनी उनकी है। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग का रोल तो सब लोग देख ही रहे हैं। चुनाव आयोग मुझे लग रहा है कि वो मोदी जी के कर्तव्य से और नीचे आया है। हालांकि ये जरूर है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव जी, मुझे लग रहा है कि उनमें एक बदलाव दिखा है कि पहले जब कोर्ट के सामने कहा कि वो जो वोटों का ब्यौरा नहीं देंगे, और ये इसके लिए वो जो है उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अगले दिन ही उन्होंने पूरा ब्यौरा दे दिया। और जो उन्होंने बयान दिया कल कि मैं भी समय आने पे उपयुक्त जवाब दूंगा, और कोई किसी तरह की हेराफेरी नहीं हो रही है, और ये नहीं हो रही मुझे बदनाम किया जा रहा है। कोर्ट में भले फैसला ना हुआ हो, स्टे न दिया हो, लेकिन एक बात साफ हुई कि कैंडिडेट के पास तो ये अधिकार है कि वो 17C के आधार पर, अगर 17C के अनुसार उनसे वोट एक्सेस हुए हैं तो वो चैलेंज कर सकता है और उसको कोर्ट सुनेगा। तो मुझे लग रहा है कि एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा हथियार दे दिया है, एक रास्ता खोल दिया है। मेरी जानकारी में कांग्रेस ने और सपा ने अपने सारे कैंडिडेट से, जहां इलेक्शन हो गया है, 17C कलेक्ट कराए हैं। 17C के फॉर्म लखनऊ में पहुंच गए हैं और दिल्ली में भी काफी संख्या में पहुंच गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो 4 जून की लड़ाई है वो आसान नहीं है। और अगर ये हराए जाते हैं लोग केवल चुनाव आयोग के बल पर, तो मुझे लग रहा है कि ये खेल उल्टा पड़ने वाला है। बेचैनी इसी की ज्यादा है। स्थितियां तो ऐसी हो गई हैं कि जो फीडबैक आईबी ने दिया है, अभी कल जो दिया है रात में, तो मेरी जानकारी में आया है कि वो दिया है उन्होंने कि 190 करीब सीटें बीजेपी की और 30 से 35 तक इनके जो घटक दल हैं उनकी आएंगी। तो ऐसे में कहानी तो बन नहीं रही। और दूसरी तरफ ये भी संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के बाद जो सीन बनेगा उसमें कुछ एनडीए घटक दल पलटी मार जाएं, और उनके घटक दलों में जो जदयू है, जदयू के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनका पलटी मारने का इतिहास है। तो इससे बिल्कुल इनकार भी नहीं किया जाता। तो मुझे लग रहा है कि अब मोदी जी के पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। 4-5 दिन में वो क्या करिश्मा करते हैं कह नहीं सकते हैं। अभी हमारे गृह मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि ये कुछ भी डरते रहे, हम पीओके हम लेके रहेंगे, हमने वादा था। तो सवाल ये है कि भाई किसने रोका था आपको कि आप पीओके न लो? आप चीन पे चढ़ाई कर दो तो हम सब लोग खुश होंगे। भाई आप करो तो। पीओके किसने रोका? क्या राहुल गांधी ने रोका? अखिलेश ने रोका? किसने रोका? जी। तो हर चीज उल्टी पड़ रही है, कोई चीज चिपक नहीं रही है। दिल्ली में भी कोशिश की गई
कि एक सीट में खासतौर से जो बड़ी प्रतिष्ठा की बन गई है कन्हैया कुमार वाली, कि चूंकि उसमें दंगे हुए थे 2-3 साल पहले, तो कि वो फिर उभारा जाए, लेकिन आरएसएस ने काफी कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पाया। और मैं सुजाता जी की इस बात से सहमत हूं कि आरएसएस जो है ड्रामा बहुत करता है। आरएसएस के कई चेहरे होते हैं। आरएसएस ये जो कहानियां फैलाई जा रही हैं कि वो मोदी जी से नाराज है, ये नहीं है। आरएसएस बहुत चालाक है। वो देख रहा है कि अब जब नैया डूब रही है तो अपनी जान बचा लो, अपनी खर्च बता दो, ताकि ये रहे कि भाई आरएसएस अगर लगा होता तो जी ये हार नहीं होती। जी मुझे लग रहा है जी कि आरएसएस लगा हुआ है, लेकिन आरएसएस जान गया है कि अब वो चुनाव पलट नहीं सकता। उसने जितना जहर देश भर में हिंदू मुस्लिम का फैलाना चाहा, लेकिन वो उनका असर नहीं है। लोग जी दंगे कर नहीं रहे हैं। जी पैसे भी पंप किए कई जगह, मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कई जगह पंप किए गए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जी सहगल जिनसे साहब। जो सवर्ण थे, सेठ लोग थे और बाबू साहब लोग थे, पंडित जी लोग थे, दंगे तो जो दलित वर्ग था उनको उनको दारू पिला के उनसे कराते थे। अब वो दलित वर्ग की चेतना जग गई है, वो इस बार बीजेपी के खिलाफ है। जी मायावती जी का कोर वोट काफी कटा है, और मेरी जानकारी है यूपी में वो काफी बड़ी संख्या में वो गठबंधन के साथ गया है। तो आप देखिए यूपी के रिजल्ट तो मतलब हैरान करने वाले होते हैं, जी सर। और दिल्ली में भी दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा में तो एंटी मोदी वेव है। तो ऐसे में दिल्ली और हरियाणा में अगर बीजेपी के खाते में 0 सीटें आए तो कम से कम मुझे तो हैरानी नहीं होगी। दिनेश जी। जी